Hello everyone, so welcome back to my channel and to this particular video in which we will be discussing about oxy acids of phosphorus. So इस वीडियो में जो भी important points हैं for your entrance exam और for your conceptual understanding phosphorus के oxy acids के बारे में वो हम लोग discuss करने वाले हैं. So stay tuned for the entire video. अगर आपके ये concepts बहुत अच्छे से आपको clear करने हैं regarding the structures and everything important as far as your NEET is concerned. So let's begin. So ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस याद करने के लिए आप एक सिंपल ये एक सिस्टमैटिक टेबल याद रख सकते हैं. इसमें बहुत ही इजीली आप सारे के सारे एसिड्स के नाम भी याद कर पाएंगे विच आई विल गिव यू अ ट्रिक. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट दिस वन. इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज H3PO4. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम यानी कि +5 रहेगी बिकॉज फॉस्फोरस बिलोंग्स टू दी नाइट्रोजन फैमिली. सो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके अलाउड है दैट इज +5. तो अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड में सो इट इज H3PO4. सो इसका जो नाम होगा दैट इज इक एसिड. मतलब हम इसको नाम में कैसे याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे दैट दिस इज द इक एसिड. ऑब्वियसली फॉस्फोरस का है तो ये बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, राइट. अगर आप इसके फॉर्मूला में से फॉस्फोरिक एसिड क्लियर हो गया होगा H3PO4. अगर इसके फॉर्मूला में से अगर आप एक ऑक्सीजन हटा दो, एक ऑक्सीजन के हटाने से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है विच एवरीबडी नो कि एक ऑक्सीजन अगर हम हटा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे 2 का डिफरेंस आ जाएगा. तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3 एंड जो एसिड का फॉर्मूला आएगा वो एक ऑक्सीजन कम करके आ जाएगा. तो H3PO4 से ये बन जाएगा H3PO3 एंड इस मॉलिक्यूल इस एसिड का नाम हो जाएगा अस एसिड. फॉस्फोरस का है तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड, राइट. अब इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन और हटा दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से और कम हो जाएगी यानी मैक्सिमम के मुकाबले 4 से कम. सो मैक्सिमम -4 सो इट इज +1. तो फॉर्मूला बनेगा H3PO2 क्योंकि आपने H3PO3 में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया. सो इस एसिड का नाम हो जाएगा हाइपो अस एसिड. बीच में मैंने गैप छोड़ा है जिसमें आपको एलिमेंट का नाम फिट करना है. तो इट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. सो पहले फर्स्ट जो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था दैट वाज H3PO3 इक एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड. सेकेंड हो जाएगा H3PO3 which is phosphorus acid and next हो जाएगा H3PO2 which is hypophosphorus acid. ये बहुत सिंपल है. अब अगर मुझे इसके आगे प्रोसीड करना है यानी मैं डायरेक्टली इसमें से वाटर रिमूव कर देती हूँ यानी मैंने इक एसिड में से डायरेक्टली वाटर रिमूव कर दिया तो ये बन जाएगा मेटा इक एसिड. सो दिस इज मेटा इक एसिड. तो इसका पूरा नाम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला ये बनेगा HPO3 होल N क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है. एंड फॉर्मूला बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो. H3PO4 में से वाटर को माइनस कर दो तो अगर आप 2 H निकाल दोगे तो 1 H बचेगा फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हटा दो तो एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचेंगे. तो HPO3 ये फॉर्मूला हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड का. नेक्स्ट अगर आप देखते हो अगर आपके पास कोई इक एसिड है एंड यू डबल दैट फॉर्मूला, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसके फॉर्मूला को डबल किया एंड फिर मैंने उसमें से वाटर रिमूव किया. तो जब आप इसको डबल करोगे तो ये बन जाएगा H6P2O8. अब आप इसमें से H2O माइनस कर दो तो फॉर्मूला क्या आप निकल के आएगा H4P2O7. सो जब आप एक एसिड को डबल करके उसमें से वाटर रिमूव करते हो देन यू कॉल इट पायरोइक एसिड. तो ये बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड. सिमिलरली अगर आप एक अस एसिड को डबल करते हो, ये अस एसिड था इसको मैंने डबल किया और इसमें से मैंने फिर वाटर रिमूव किया तो जब आप इसको डबल करोगे तो ये बनेगा
P2O6। अब आप इसमें से H2O को माइनस कर दो तो फॉर्मूला आ जाएगा H4P2O5। तो ये बन जाएगा पायरो अस एसिड यानी पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो बहुत सारे जो ऑक्सी एसिड्स थे वो आपने सिमेट्रिकली, अगर आप एक सिस्टम से समझते हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फॉर्मूला कैसे बनाए, तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, उसके नाम को भी आसानी से याद रख सकते हो। यहाँ पे जो मेन एसिड्स हैं जिन पे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं ये स्टार्टिंग के जो 3 थे, इक अस और हाइपोअस। इनके डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर्स और डिस्कशंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि इनके नाम की बात करें। सो नाम में इसका नाम हो जाएगा, बिकॉज ये इक एसिड है तो ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, राइट। फिर नेक्स्ट वाला जैसे हमने बात की थी अस एसिड, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। एंड उसके बाद लास्ट ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। तो तीनों के नाम तो क्लियर है, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। इसके अलावा जो और भी आपको नाम पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एसिड है, इसको हम लोग फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड। एंड ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसको हम फॉस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये नाम आपको ज़रूर अच्छे से पता होने चाहिए, इनमें से किसी भी नाम को यूज़ करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए एक ध्यान रखो, फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड जो हैं उनमें इतना सा स्ट्रक्चर डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन ही ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सी एसिड कब कहलाता है, जब उसमें एक ऑक्सीजन हो जो एलिमेंट के साथ डबली बॉन्डेड हो और उसमें एटलीस्ट एक OH हो। मतलब अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ ना, किसी ऑक्सी एसिड का बेसिक डेफिनेशन तो होता है कि एक एलिमेंट हो, ऑक्सीजन ने उसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है और उसके पास एटलीस्ट एक OH ग्रुप हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सी एसिड के लिए। तो अब यहाँ पे अगर मुझे फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो मिनिमम इतना तो बनेगा। अब यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस आपने एडजस्ट कर लिया, अब आपके पास 3 ऑक्सीजन और 3 H बचे हैं, यानी यहाँ पे 3 वैलेंसीज हैं वो OH ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाएंगी। नेक्स्ट केस में आप देखोगे यहाँ पे एक फॉस्फोरस है, एक ऑक्सीजन आपने एडजस्ट कर दिया तो 2 ऑक्सीजन बचे, यानी 2 तो हो जाएंगे OH ग्रुप और एक हो जाएगा H। और नेक्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक ही ऑक्सीजन बचेगा, यानी एक ही H ग्रुप और 2 हो जाएंगे डायरेक्टली हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये जो एसिड है इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो इसका एन फैक्टर बेटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब ये 3 H निकल सकते हैं तो तीनों भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, कोई एक भी निकल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस एन फैक्टर 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। अगर वो आपसे मैक्सिमम के हिसाब से पूछ रहे तो आप आंसर दोगे कि 3 इसका बेसिसिटी है, यानी इसका एन फैक्टर है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है, 2 और 1, क्योंकि 2 H हैं जो एज H+ निकल सकते हैं, तो 2 भी निकल सकते हैं तो एक भी निकल सकता है। अगर हम मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 2, और लास्ट वाले केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, बिकॉज यू हैव ओनली 1 OH ग्रुप, तो ये ही एक H+ रिलीज कर सकता है। सो वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड तो आप इजिली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना pH वाले, ये बॉन्ड्स बताते हैं उसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे वेदर दी एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर और नॉट। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट वाले केस में ये एसिड कैसा हो जाएगा नेचर में, नॉन रिड्यूसिंग। फिर आप इन दोनों की अगर आप बात करो तो आपको इसमें pH के बॉन्ड्स दिख रहे हैं,
यानी ये दोनों का नेचर आप बोल सकते हो कि दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर. सो दे आर रिड्यूसिंग एसिड्स एंड दिस इज फर्स्ट वन इज नॉन रिड्यूसिंग एसिड. क्लियर? क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्टली फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. क्लियर हुआ? मैक्सिमम बेसिसिटी के हिसाब से कई बार वर्ड्स यूज की जाते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई बेसिक, क्योंकि मैक्सिमम 3H+ निकाल सकता है. इस वाले एसिड को हम बोलते हैं डाई बेसिक. एंड लास्ट वन, क्योंकि एक ही H+ ये निकाल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मोनो बेसिक. तो बेसिसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है. एन फैक्टर को यूज करके वो आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं. राइट? नेक्स्ट कम्स दी एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हो, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की वजह से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? H3PO2 की. क्योंकि जब आप इससे H+ निकालोगे तो O पे जो माइनस आएगा वो यहाँ पे इजिली डीलोकलाइज हो सकता है. लेकिन यहाँ पे जब आप H+ निकालोगे तो 2 O पे माइनस आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेट. ये भी स्टेबलाइज होना चाहेगा और ये भी स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? क्रॉस कॉन्जुगेशन. तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है. एंड H3PO4 में तो तुम देखो कितना ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है. यहाँ पे अगर ये सब H+ निकल जाते हैं तो ये वाला नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज होना चाहेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज होना चाहेगा, लेकिन स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप तो एक ही है, और ये नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज करना चाहेगा. तो इन केसेस में आप क्या बोलते हो कि इन दोनों के दोनों केसेस में क्या हो रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन. मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सप्लेन करने के लिए उसके एसिडिक बिहेवियर को? क्रॉस कॉन्जुगेशन, जो कि इन दोनों में हो रहा है, जिससे उतनी स्टेबिलिटी नहीं आई जो नॉर्मली आ सकती थी. और इसके अंदर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है हाइपोफॉस्फोरस एसिड को, तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेशन. सो दिस विल बी मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. तो अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आप इजिली देख सकते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा. तो ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का. आप ये भी यहाँ पे इजिली याद कर सकते हैं. एंड देन लास्ट में एक ये ऑक्सी एसिड आपको गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, विच इज H4P2O6, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे. एंड अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होती है, जनरली अगर एक कम होती है, जैसे +5 थी तो +4 है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? एलिमेंट एलिमेंट की लिंकेज. यानी आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको यहाँ एक PP लिंकेज दिखेगी, और उसके बाद बाकी बची हुई चीज़ें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो लगाना ही है, और उसके बाद 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचेंगे जो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो गए हैं तो बहुत बढ़िया. लाइक द वीडियो. एंड लाइव सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डेली 8 बजे रात को लाइव सेशंस होते हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं. राइट? अगर इसके बाद भी कोई कॉन्सेप्ट आपका अभी भी छूट रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी देयर एंड अपना डाउट पूछ सकते हैं, और यू कैन कॉमेंट बिलो इन द वीडियो. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.